हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 7 वेरिएशन। इसमें टोटल 3 प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 7.1 करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। देखो, इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है फर्स्ट वाला, वो है डायरेक्ट वेरिएशन। 7.1 में हम डायरेक्ट वेरिएशन को समझेंगे। इसके बाद इनवर्स वेरिएशन भी है, जो 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया गया है। The statement x and y are in the same proportion can be written as x and y are in direct variation or there is a direct variation between x and y। कहने का मतलब ये है कि x एंड y ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। इन दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का है। इसका मतलब ये है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखते हैं? x इज डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। ये जो बीच में आपको साइन दिख रहा है, इसको कहते हैं अल्फा। ये एक ग्रीक लेटर है। तो x एंड y का डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, इसीलिए हम लिखते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, इसको ऐसे भी कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब हमने इसको ऐसे लिखा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जब हम ये अल्फा वाली साइन को हटाते हैं तो क्या होता है? देखो, x जैसा है वैसे ही रहेगा, y भी वैसे ही रहेगा। जस्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो अल्फा की साइन है इसको हटा रहे हैं। तो जब भी अल्फा की साइन हटती है तो दो चीजें आती हैं। एक आता है इज इक्वल टू और एक आता है के। इज इक्वल टू क्या है? वो तो आपको पता ही है। इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो इज इक्वल टू का यूज करते हैं। अब ये जो के है, ये क्या है? के इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू के वाई। के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हमेशा फिक्स रहने वाला। अल्फा की साइन जब भी हटेगी तो दो चीज आएगी, एक इज इक्वल टू और एक आएगा के। बाकी की चीजें वैसी ही रहेगी, एक्स एंड वाई। ठीक है, आइए प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको कहा जा रहा है सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। मतलब क्या है? जो सी है, सर्कमफरेंस का सी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब जो अल्फा वाली साइन है, किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? रेडियस आर से। तो यहाँ पर आ जाएगा आर। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट वेरिएशन। दोनों का मतलब एक ही है। कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज किया जाता है, कभी डायरेक्ट वेरिएशन यूज किया जाता है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब अल्फा ही आएगा। तो सेकंड वाले में हम कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको दिया गया है एल, यानी जो पेट्रोल यूज हुआ है कार में उसको डिनोट किया गया है एल से। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, जो कार है उसको डिनोट किया गया है डी से। ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो यानी बीच में अल्फा का साइन आ जाएगा। तो हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। कर लो कॉपी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ एप्पल्स को x कंसिडर किया है और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को y कंसिडर किया गया है। इसका मतलब क्या है? जब आप एक एप्पल लेते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ का है, यानी एक एप्पल 8 रुपीज़ का है। अगर आप 4 एप्पल लेते हैं तो 32 रुपीज़ का हो जाएगा वो। अब अगर 56 उसका कॉस्ट है तो यहाँ पर कितने एप्पल मिलेंगे आपको? ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको आगे के भी 2 बॉक्सेस फिल करने हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ एप्पल y एंड देयर नंबर x आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है वैसे एग्जैक्टली यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो भी सही है, r इन डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो जो भी आपको दिया गया है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया स्टेटमेंट में। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तब दो चीज़ें आती हैं, y एंड x जैसा है वैसे ही रहेगा। जब हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू एंड के। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ। जब x हमारा 1 है और y 8 है तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, जिसमें हम x को 1 ले रहे हैं और y को 8 ले रहे हैं। इसी के बेस पर हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे।
और उसी से आगे की चीज़ें सॉल्व होगी। हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया गया है इक्वेशन 1, इसमें x एंड y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, वी गेट y इज इक्वल टू kx। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, इसमें y की जगह हम 8 लिखेंगे और x की जगह लिखेंगे 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर y की जगह है 8, तो 8 आ गया, k की जगह k ही लिखा है, x की जगह है 1। तो इसके बाद हमने क्या किया, k को इधर ले लिया, 8 को इधर ले लिया, 8 1 सा 8 आ गया, यानी k का वैल्यू आपको मिला 8। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को फिर से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये है आपका इक्वेशन 1, इसमें हम k का वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। देखो ये है आपका इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू k की जगह आ गया 8 और x की जगह है x। तो ये आपका इक्वेशन 2 है, इसी को हम कहेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। अब इस इक्वेशन 2 को हम यूज करते हुए इसका इसका और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं कि जब हमारा y 56 है तो x कितना होगा। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ पर है बॉक्स, जब हमारा y 56 है तो x कितना होगा, ये हमारा कंडीशन है। ये फर्स्ट वाला हमने यूज करके इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाला, सेकंड वाले को हमने टच नहीं किया है। थर्ड वाला जो है इसमें हमें फाइंड करना है, तो कंडीशन हमने लिया है कि अगर y 56 है तो x कितना होगा, वही लिखा है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इस y इज इक्वल टू 56 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखो पहले, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 56 इन इक्वेशन 2, वी गेट, ये है आपका इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह 56 रखेंगे, 8 की जगह 80 रहेगा और x तो हमें फाइंड करना है। तो ऐसे आ जाएगा, देयरफॉर y की जगह आ गया 56, देखो यहाँ पर 56 है, 8 की जगह 80 है और x हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो 56 है इसको इधर ही रखो। अब ये जो 8 है, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अब 8 के टेबल में 56 आता है ना 7 टाइम्स, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, अभी तो हमने किया। तो x का वैल्यू मुझे 7 मिला, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7। इसका मतलब क्या है, अगर 7 एप्पल लेते हैं तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 56। अब नेक्स्ट आपको कंडीशन दी गई है कि अगर आप 12 एप्पल लेते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, तो हमें वैसे ही फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन हम लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इक्वेशन 2 से हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर लिखो, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2, वी गेट y इज इक्वल टू 8x। ये आपका इक्वेशन 2 है और उसमें हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा, पहले आपने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू 8x, फिर इसके बाद y आपको फाइंड करना है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 आपके पास ऑलरेडी है, ये इक्वेशन में ही है। x का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 12, तो 8 इंटू 12 करोगे तो आपको 96 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको y का वैल्यू मिल गया 96। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 96। ये लास्ट कंडीशन है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ एप्पल 160 है तो उसमें कितने एप्पल आएंगे, तो x यहाँ पर आपको फाइंड करना है। फोर्थ कंडीशन ये हो जाएगी, y इज इक्वल टू 160, तो x आपको फाइंड करना है। अगेन यहाँ पर आप इक्वेशन 2 से ही फाइंड कर सकते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 160 इन इक्वेशन 2, ऐसे इक्वेशन 2 आपका ये है, y इज इक्वल टू 8x। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, y का वैल्यू 160 लेना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आ जाएगा, अब आप क्या करेंगे, इस 8 को इधर ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आ जाएगा, 160 जिधर है उधर ही रहेगा, ये 8 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 8 इज इक्वल टू एक्स जैसा है वैसे ही रहेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 0 का 0। देयरफॉर x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। अगर आप 20 एप्पल लेते हैं तो उसका प्राइस है 160। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो स्टार्ट से, हमने क्या क्या किया है। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ एप्पल y है और नंबर ऑफ एप्पल x है, उसको हमने ऐसे ही लिखा, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। फिर जब आप ये साइन हटाते हैं अल्फा का, तो वहां पर आपको दो चीजें मिलती है, एक इज इक्वल टू और दूसरा के क्या है, के आपका है कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बाद आपने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x को 1 लिया और y को 8 लिया, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको k का वैल्यू मिला 8, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में, तब आपको मिला इक्वेशन 2। और ये जो इक्वेशन 2 था, यही था हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसी को यूज करके ये सारा हमने सॉल्व किया है।
फिर इसके बाद हमने सेकंड कंडीशन ली, जब y 56 है तो x हमें फाइंड करना था। इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हमने 56 को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपका था y इक्वल टू 8x, y का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता था, 8 इक्वेशन में ही था, x हमें फाइंड करना था। तो 8 को इधर ले लिया, तो 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम्स। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमने ली, जब x 12 रहेगा तो y कितना रहेगा ये हमें फाइंड करना था। फिर से हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया x का वैल्यू, पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद y का वैल्यू हमें मिला 96, यानी जब आपका x 12 है तो y आपका रहेगा 96। फिर लास्ट कंडीशन आपका था कि जब आपका y 160 है तो x कितना होगा। फिर से हमने इक्वेशन 2 का यूज किया, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पूरा सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि x का वैल्यू रहेगा 20। तो इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ m and n आर इन डायरेक्ट वेरिएशन and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 40। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ये साइन हटाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है कंडीशन, कंडीशन आपको दिया गया है कि आपको m का वैल्यू फाइंड करना है जब n का वैल्यू है 14। यहाँ पर आपको m का वैल्यू भी दिया है, n का वैल्यू भी दिया है, लेकिन यहाँ पर m 154 है जब n है 7। कंडीशन चेंज करके आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब n का वैल्यू 14 है यानी इसका डबल है, तब आपको फाइंड करना है m का वैल्यू क्या होगा। तो पहले जो आपको यहाँ पर दिया गया है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वो लिख देते हैं। फिर इसके बाद अल्फा का साइन हटा देंगे तो हमें इज इक्वल टू और k मिलेगा, वेर k इज कांस्टेंट, वो सब आपको पता है। तो यहाँ डायरेक्टली मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ऐसे। आया समझ में कैसे आया, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। इसके बाद आपने क्या किया, जस्ट ये वाला साइन जो है हटाया तो इज इक्वल टू एन के आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, वेर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, m 154 है और n 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, कैसे, ये वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके। m का वैल्यू है 154, n का वैल्यू है 7, तो इसके हिसाब से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका। यहाँ पर m की जगह आ गया 154, n की जगह आ गया 7, k हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो 154 है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये जो 7 है इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे इज इक्वल टू की ये साइड। तो मल्टीप्लीकेशन का ये हो जाएगा डिवीजन में, ई इज इक्वल टू के जैसा है वैसा ही रहेगा। 7 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, एक बच जाएगा, फिर से 7 2 ज़ा 14। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 22 इन इक्वेशन 1, वी गेट m इज इक्वल टू के एन, ये आपका इक्वेशन 1 है। m एंड n को ऐसे ही रखेंगे, बस यहाँ पर k का वैल्यू 22 पुट कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा, और यही है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलने के बाद हम वो चीज़ फाइंड करेंगे जो आपको दी गई है। कंडीशन आपको क्या दी गई थी कि जब n 14 रहेगा तो m कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन 2 दी गई है इसमें इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। m हमें फाइंड करना है, n का वैल्यू 14 है तो 22 इंटू 14 आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 2, वी गेट, इक्वेशन आपका है m इज इक्वल टू 22 n, m हमें फाइंड करना है, 22 इक्वेशन में दिया गया है, n का वैल्यू यहाँ पर 14 है। तो 22 इंटू 14 करोगे तो आपको 308 मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब आपका n 14 है तो m आपका रहेगा 308। हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। तो पूरा सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा, देख लो। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसका मतलब क्या है, अगर n चेंज हो रहा है तो m भी चेंज होगा। वेरीज का मतलब क्या, चेंज होना, वेरिएशन का मतलब भी चेंज होना। तो अगर आपका n चेंज हो रहा है तो m भी चेंज होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट करना है टेबल। तो पहले हम जो दिया गया है आपको गिवन वो लिख देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा ऐसे। n वेरी हो रहा है तो m भी वेरी होगा, यानी n चेंज होगा तो m भी चेंज होगा। तो n और m ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ऐसे लिख सकते हैं। फिर जब हम ये साइन हटाते हैं तो आपको पता है कि इज इक्वल टू और k हमको पुट करना पड़ता है, तो n इज इक्वल टू km आ जाएगा, और k हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन 1।
पहला कंडीशन रहेगा कि जब हमारा m3 है तो n12 रहेगा। इन दोनों वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन लेंगे जिसमें हम m इज़ इक्वल टू 3 ले रहे हैं और n इज़ इक्वल टू 12 ले रहे हैं, जो हमारा टेबल में फर्स्ट कॉलम दिया गया है। इसी को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें हम m और n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर substituting m is equal to 3 and n is equal to 12 in equation 1 we get equation 1 ये है आपका, n की जगह आ गया 12, m की जगह आ गया 3, के हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 12 जैसा है वैसे ही रहेगा। इस 3 को हम इज इक्वल टू के ये साइड लेकर आ जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। e इज इक्वल टू के जैसा है वैसे ही रहेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ गया। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे ऐसे। फर्स्ट हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका ये है, यहाँ पर जस्ट आपको k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा और यही रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम यूज करेंगे कंडीशन 2 जिसमें कि आपको दिया गया है m अगर 6.5 है तो n आपको फाइंड करना है। ये आपको जो टेबल दिया गया है उसी में है। देखो इस टेबल में m का वैल्यू 6.5 दिया है तो n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो वही यहाँ पर लिख दिया हमने। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 6.5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 आपका ये है, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, 4 ऑलरेडी दिया गया है, m का वैल्यू आपको 6.5 यहाँ पर दिया गया है। 4 इंटू 6.5 करेंगे तो आपको 26 मिलेगा, तो n आपको मिल गया 26। तो लिख दो यहाँ पर 26। अब नेक्स्ट चीज आपको n दी गई है 28, m फाइंड करना है, ये आपका नेक्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 आपका ये है। अब आपको क्या करना है, ये n की जगह 28 लिखना है, इज इक्वल टू 4 जैसा है वैसे ही रहेगा। m आपको फाइंड करना है तो इंटू m ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद 28 को वैसे ही रखना है, इस 4 को हम इक्वल टू के ये साइड लेकर आ जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा, इज इक्वल टू m जैसा है वैसे ही रहेगा। सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो m का वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है 7। तो लिखो इस बॉक्स में 7। अब नेक्स्ट कंडीशन आपको दी गई है, m जो है 1.25 है, n आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका फोर्थ वाला कंडीशन, m इज इक्वल टू 1.25, n आपको फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे m का वैल्यू इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 आपका है n इज इक्वल टू 4m, n आपको फाइंड करना है, 4 जैसा है वैसे ही रहेगा। m का वैल्यू आपको 1.25 दिया गया है, 4 को मल्टीप्लाई करो 1.25 से तो आपको 5 मिलेगा। अब ये कैसे आ रहा है अब में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 1.25 और यहाँ पर सिंगल 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 0.00 ऐसे पुट कर सकते हैं ना, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली 4 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो 10 ऐसे आ जाएगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 5। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट था तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट आ जाएगा और ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे, ऐसे आपको मिल जाएगा 5। तो इस बॉक्स में लिखेंगे 5। कंप्लीट कर लिया हमने टेबल। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो स्टार्ट से। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि n वेरी हो रहा है m के साथ, यानी n अगर चेंज हो रहा है तो m भी चेंज होगा, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ऐसे हम लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन यानी अल्फा अगर हटाएंगे तो इज इक्वल टू n, k आता है, k कांस्टेंट है। फिर हमने इन दोनों वैल्यू को यूज करते हुए k का वैल्यू फाइंड किया, फिर इस k का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, कुछ नहीं किया, जस्ट k की जगह 4 लिख दिया, तो आपको इक्वेशन 2 मिल गया। यही है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कंसीडर किया कि m का वैल्यू 6.5 है, जो कि आपको यहीं पर दिया गया था, टेबल में आपको दिया गया था 6.5, तो n फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने लिखा m अगर 6.5 है तो n का वैल्यू क्या होगा, सब्स्टिट्यूट किया 6.5 को इक्वेशन 2 में, n फाइंड करना था, 4 आपको इक्वेशन में ऑलरेडी दिया गया था, m का वैल्यू 6.5 था, 4 को मल्टीप्लाई किया 6.5 से तो आपको 26 मिला। तो फर्स्ट वाला आपका मिल गया। अब सेकंड आपको कंडीशन दी गई थी कि अगर n 28 है तो m कितना होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा n इज इक्वल टू 28, तो m हमें फाइंड करना था, सब्स्टिट्यूट किया n का वैल्यू इक्वेशन 2 में, n इज इक्वल टू 4m ये आपका इक्वेशन है, n की जगह 28 लिखा, 4 जैसा है वैसे ही m की जगह m आ गया, 4 को ये साइड ले लिया, 4 एंड 28 एक ही टेबल में आते हैं, 4 7 जा 28। तो फिर लास्ट कंडीशन आपको दी गई थी कि m का वैल्यू अगर 1.25 है तो n कितना होगा, सब्स्टिट्यूट किया अगेन m का वैल्यू इक्वेशन 2 में, n इज इक्वल टू 4m आ गया, n का वैल्यू हमें फाइंड करना था, 4 इंटू 1.25 किया तो आपको 5 मिला। तो इस तरीके से हमने इस पूरे टेबल को फिल कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है
y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. Find the constant of variation and equation of variation. इसमें आपको क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है। कंडीशन क्या दी गई है कि जब x का वैल्यू 16 है, y का वैल्यू 24 है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है। जबकि आपको बता दिया गया कि y डायरेक्टली वेरी हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ। तो जो आपको दिया गया है वही लिखा है गिवन में, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट x के। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू k रूट x, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये साइन हटता है तो आपको दो चीजें मिलती है, इज इक्वल टू एंड के। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। ये के कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद जो कंडीशन आपको दी गई है, यानी x का वैल्यू 16 दिया है, y का वैल्यू 24 दिया है, तो वो लिख दो। व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपका है y इज इक्वल टू के रूट एक्स, y का वैल्यू यहाँ पर आपको 24 दिया गया है, सो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा 24 इज इक्वल टू के, हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज वैसे ही रखो, रूट भी जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर x का वैल्यू देखो आपको दिया गया है 16, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 24 इज इक्वल टू के, जैसा है वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पर आपको दिया गया है रूट 16, आपको पता है इसका रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4। इसके बाद का स्टेप भी आपको पता होगा, 24 जैसे है वैसे ही रहेगा, ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू के ये साइड, इज इक्वल टू के भी वैसे ही रहेगा। अब 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 आ जाएगा, देयरफॉर के का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 6। अब हम इस के के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग के इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 आपका है y इज इक्वल टू के रूट एक्स, वाई वैसे ही रहेगा, रूट एक्स भी ऐसे ही रहेगा, जस्ट यहाँ पर के की जगह आ जाएगा 6। तो यही है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, this is the equation of variation, therefore the constant of variation is 6 and the equation of variation is y is equal to 6 root x। समझा कैसे किया, पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। लास्ट 6th वाला क्वेश्चन आपको दिया है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। तो जो वर्ड आपको दिया गया है रेम्यूनरेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पेमेंट उनको दिया गया है, यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सर्विस के लिए जो चार्ज दिया जाता है उसको रेम्यूनरेशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि टोटल सर्विस चार्ज पेड किया गया लेबरर्स को या एम्प्लॉय को जो सोयाबीन का हार्वेस्टिंग कर रहे थे, वो डायरेक्ट वेरिएशन में है नंबर ऑफ लेबरर्स से। ठीक है, ये जो आपको दिया गया है टोटल रेम्यूनरेशन, इसको हम एम कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो लेबरर हैं, एम्प्लॉय हैं जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं सोयाबीन के लिए, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एन। तो यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बराबर। तो फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू के एन, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंसिडर करते हैं कि लेट एम रिप्रेजेंट टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एंड एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन। फिर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, सिंस द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब ये साइन हटेगा तो इज इक्वल टू एन के आता है, ये आपको पता ही है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, वेर के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बाद हम लिखेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, देखो दैट इज व्हेन n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, बराबर ना। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स, तो यहाँ पर n जो है वो 4 हो जाएगा। यहीं पर हमने देखो n कंसिडर किया है नंबर ऑफ लेबरर्स, तो यहाँ पर n 4 हो जाएगा, m जो है वो 1000 हो जाएगा, क्योंकि m हमने कंसिडर किया है पेमेंट का, तो पेमेंट 1000 दिया गया और लेबर वहाँ पर 4 थे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में, ऐसे आ जाएगा, n का वैल्यू एंड m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपका ये है, तो m की जगह 1000 आ जाएगा और n की जगह आ जाएगा 4।
के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, 1000 यहीं पर रहेगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू के ये साइड इज इक्वल टू के भी ऐसे ही रहेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बच गया, 4 5 ज़ा 20 और लास्ट में 0 का 0। सो देयरफॉर के का वैल्यू मुझे मिल रहा है 250। अब इस के की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से लिखेंगे आगे, सब्स्टिट्यूटिंग के इज इक्वल टू 250 इन इक्वेशन 1, एम इज इक्वल टू के एन, ये आपका इक्वेशन 1 है। एम और एन को कुछ नहीं करेंगे, बस के की जगह 250 पुट करेंगे क्योंकि के का वैल्यू यहाँ पर हमें 250 मिल गया है, और यही आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, 17 लेबर्स को कितना पेमेंट दिया गया, ये आपको फाइंड करना है। तो लेबर हमने यहाँ पर एन कंसिडर किया था, तो यहाँ पर 17 रहेगा, पेमेंट जो एम है रेम्यूनरेशन वो हमें फाइंड करना है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग एन इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 ये है आपका, एम हमें फाइंड करना है 250 जैसा वैसे ही रहेगा, एन की जगह आ जाएगा 17, तो 250 इंटू 17 करोगे तो आपको मिल जाएगा 4250। देयरफॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज रुपीज 4250। तो इस तरीके से रहेगा पूरा सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 7.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.2 करेंगे। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।